नमस्कार, लोकसभा टीवी के खास कार्यक्रम संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं अमरेंद्र गुप्ता और इस खास कार्यक्रम में आज एक बेहद खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मोदी सरकार में केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री रामदास आठवले जी। सर नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत सर। नमस्कार अमरेंद्र गुप्ता जी, नमस्कार सर। आप मोदी सरकार में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय संभाल रहे हैं सर। 1 साल पूरा हो गया है और इस 1 साल में अगर मैं आपके मंत्रालय की बात करूं तो आप कैसे इसे देखते हैं? अभी मेरा मंत्रालय जो है ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय है और मेरा मंत्रालय देश में बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट मंत्रालय है। सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय देने वाला मेरा मंत्रालय है। और जो मतलब शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, अपने घुमांतु लोग हैं, ओबीसी समाज के लोग हैं, सीनियर सिटीजन है, दिव्यांगजन है, अनाथ है, ऐसे सभी लोगों का मेरा मंत्रालय कम से कम 80-85% लोग मेरे मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। और इस साल का मेरे मंत्रालय का बजट 85,000 करोड़ का है और मतलब हमारा दिव्यांगजनों का बजट 9,500 करोड़ का है। इसी तरह मतलब नरेंद्र मोदी जी के सरकार में हमारे मंत्रालय को ज़्यादा महत्व देने का काम हो रहा है। और मैं खुश हूँ कि मुझे मंत्रालय, जिस तरह मैं महाराष्ट्र में समाज कल्याण डिपार्टमेंट का मंत्री था, तो इसी तरह मेरे मंत्रालय का काम चल रहा है। सभी लोगों को न्याय देने की हमारी भूमिका है और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे मंत्रालय को ज़्यादा से ज़्यादा बजट मिल रहा है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है और हम ये मेरे मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले वर्गों को पूरा न्याय देने की हमारी कोशिश रही है। बाबा साहब का एक मूल मंत्र है, शिक्षित रहो, संगठित रहो और संघर्ष करो। इसका आपके जीवन पर किस तरह का इम्पैक्ट रहा? आपके जीवन में इसका क्या प्रभाव रहा? अमरिंदर जी, मतलब मैं बाबा साहब अम्बेडकर जी का बहुत ही तगड़ा फॉलोअर हूँ और बाबा साहब अम्बेडकर जी अगर नहीं रहते थे तो हमें यहाँ केंद्र के मंत्री पद तक आने का मौका नहीं मिलता था, लोकसभा में, राज्यसभा में आने का मौका नहीं मिलता था। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जीवन भर संघर्ष किया दलितों के न्याय के लिए, गरीबों के न्याय के लिए और मैं बाबा साहब को फॉलो करता रहा। और इसीलिए मतलब बाबा साहब ने बोला था कि शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। लेकिन वो जो संघर्ष है, ये संघर्ष शांति की दिशा से करो, उन्होंने बोला था। संगठित होना बहुत बड़ा जरूरी है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में हम संगठित नहीं रहेंगे, लोग अगर हमारे चुनकर नहीं आएंगे, सत्ता नहीं मिलेगी। सत्ता नहीं मिलेगी तो गरीबों का फायदा कैसा होगा? जिस तरह मैं अकेला मंत्री हूँ रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का और मेरे मंत्रालय का मेरे पार्टी का एक भी लोकसभा में मेंबर नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी नरेंद्र मोदी जी ने मुझे मौका दिया। मुझे कांग्रेस पार्टी ने तो बहुत बार दे दिया था धोखा, लेकिन दूसरे बार नरेंद्र मोदी जी ने दे दिया है मुझे मंत्री पद का मौका। मैंने बहुत बार कांग्रेस पार्टी को रोका, फिर नरेंद्र मोदी जी क्यों नहीं बनाएंगे मुझे दूसरे बार मंत्री पद का मौका? तो नरेंद्र मोदी जी ने मुझे मौका दिया और मैं बाबा साहब का फॉलोअर हूँ। बाबा साहब ने देश का संविधान लिखा, बाबा साहब ने शांति की भूमिका रखी, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और बाबा साहब ने हिंसक आंदोलन का विरोध किया। बाबा साहब ने शांति की दिशा से जाने वाले बुद्ध को स्वीकारा। इसलिए मतलब बाबा साहब की जो भूमिका थी, ये नक्सलवाद के खिलाफ थी, माओवाद के खिलाफ थी, आतंकवाद के खिलाफ थी और इसीलिए बाबा साहब का मैं सच्चा अनुयायी हूँ और मैं बाबा साहब को उनका सपना पूरा करने के लिए मेरी कोशिश जारी है। मैं एक बहुत अहम सवाल आपसे जानना चाहता हूं कि आज़ादी के बाद से जिस तरह से दलितों को एक आरक्षण देके आगे बढ़ाने का मौका मिला और आज़ादी के आज इतने साल बाद भी जिस तरह से आपने बताया कि केंद्र सरकार में आप इकलौते मंत्री हैं, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि अभी भी दलित समाज को और आगे लाने की जरूरत है और प्रयास करने की जरूरत है? हाँ, मतलब दलित समाज में प्रगति तो बहुत अच्छी तरह हो रही है। शिक्षा में बहुत अच्छी प्रगति हो रही है, मेरिट में आने वाले स्टूडेंट बहुत दिखाई दे रहे हैं। यूपीएससी के एग्ज़ाम में हमारा कोटा पूरा भर दिया जाता है 15 और 7.5% SC/ST का। तो मतलब उसी तरह मतलब बाबा साहब ने जो हमें आरक्षण दे दिया, तो आरक्षण नहीं देते थे तो शायद मैं लोकसभा में, राज्यसभा में नहीं आता था। मैं एक बार मुंबई में मैं जनरल सीट पर चुनकर आया था 1998 में,
लेकिन 99 और 2004 में मैं पंढरपुर से रिजर्व सीट से मैं चुनकर आया था। मैं चौथी बार मैं शिरडी से लड़ा था, लेकिन शिरडी रिजर्व सीट थी, लेकिन वहाँ मुझे हराया गया था। तो ठीक बात है। तो इसी तरह बाबा साहब अम्बेडकर जी ने रिजर्वेशन हमें देकर एक बहुत बड़ा काम किया है। और एक रिजर्वेशन के बारे में गलत फहमी है कि बाबा साहब ने संविधान में पॉलिटिकल जो आरक्षण है, ये आरक्षण 10 साल के लिए, क्योंकि सभी लोग विरोध कर रहे थे। बाबा साहब को तो हमेशा के लिए दलितों को आरक्षण चाहिए था, आदिवासियों के लिए आरक्षण चाहिए था, लेकिन वहाँ विरोध करने वाले लोग काफ़ी थे। इसीलिए बाबा साहब ने 10 साल का एक्सेप्ट किया। और बाबा साहब बोलते थे कि मेरे पॉकेट में दलितों का, आदिवासियों का रिजर्वेशन है, मैं रहूँगा तो मैं जिस घर में आरक्षण ले लूँगा। तो ये जो पॉलिटिकल आरक्षण है 10 साल के बाद पार्लियामेंट में, लोकसभा, राज्यसभा में बिल आता है और उसको 10 साल के लिए बढ़ाया जाता है। चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो जनता दल हो, चाहे और कोई पार्टी हो। तो रिजर्वेशन से बहुत बड़ा फायदा हमारे समाज का हुआ है। लेकिन उसके बावजूद भी दलित पर आज भी अत्याचार होते हैं, गांव-गांव में अत्याचार होते हैं। और उस अत्याचार का मुकाबला करने की ताकत भी हमारे में है, लेकिन हम हिंसा नहीं करना चाहते हैं। हम कानून से आगे चलना चाहते हैं। कानून ने उनको सज़ा देनी चाहिए, लेकिन कानून के माध्यम से भी बहुत बार उनको सज़ा मिलती नहीं है। अत्याचार करने वाले छूट जाते हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा जो हमारी जुडिशरी जो है, तो उसमें भी मतलब हमें न्याय मिलना चाहिए, उसमें भी हमें रिजर्वेशन मिलना चाहिए। जुडिशरी में रिजर्वेशन मिलना चाहिए, प्रमोशन में हमें रिजर्वेशन मिलना चाहिए। तो इसी तरह मुझे लगता है कि ये स्थिति है। तो दलितों की स्थिति अच्छी बन भी रही है, लेकिन और भी जो गांव-गांव में रहने वाले दलित है, झुग्गी झोपड़ी वाले रहने वाले दलित है, उनकी स्थिति और भी मतलब इतनी ठीक नहीं है। तो उनको अपने पैर पर खड़ा करने की मेरी कोशिश है। मेरे मंत्रालय के माध्यम से उनको वेंचर कैपिटल फंड नाम की मेरी स्कीम है, उसमें 20 लाख रुपए से लेकर 15 करोड़ तक हम लोन देते हैं। 5 करोड़ तक हम 75% पैसा देते हैं और 25% पैसा उनको भरना पड़ता है। 5 करोड़ के ऊपर अगर 15 करोड़ तक कोई लोन होगा तो उसके लिए मतलब हम 50% देते हैं और 25% बैंक का होता है, 25% हमारा होता है। हमारा मतलब जिनका प्रोजेक्ट है उसका। उसी मतलब हमारे NSFDC है, हर राज्य में शेड्यूल कास्ट फाइनेंस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, उनके माध्यम से कई लोगों को 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख इसी तरह का पैसा देकर उनको छोटे मोटे धंधे करने का मौका मिलता है। तो परिस्थिति तो सुधर भी रही है, लेकिन और भी दलितों में बहुत बड़ी गरीबी है और उनको हटाना बहुत बड़ा ज़रूरी है। उसके लिए मैं काम पे लगा हूँ और हर दलित को न्याय मिलना चाहिए, ऐसी मेरी भूमिका है। अगर मैं बात करूं आपके मंत्रालय की कुछ उपलब्धियों की, जिसमें आपका एक ड्रीम प्रोजेक्ट अभी नशा मुक्ति को लेके आप लॉन्च कर रहे हैं, किस तरह का प्रोजेक्ट है और क्या विजन को लेके आप लेके आ रहे हैं सामने? हाँ, तो मतलब जो नशा मुक्ति का जो हमने अभी लॉन्च किया है, देश के 272 जिले में मतलब ये प्रोजेक्ट को मतलब हम ले जा रहे हैं और वहाँ नशा मुक्ति केंद्र उनको देकर संस्थाओं को वहाँ आदमी को नशा से मुक्त करने की जिम्मेदारी हमारे मंत्रालय की है। उसी तरह मतलब पूरे देश भर में ये 15 अगस्त से मतलब ये हमारा जो नशा मुक्ति का जो अभियान है ये अभी शुरू हो गया है। और उसी तरह मतलब नशा मुक्ति से ही मतलब हमें हमारी ज़िंदगी हम संभाल सकते हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि नशा मुक्ति को ज़्यादा महत्व देना बहुत बड़ा ज़रूरी है। उसके लिए स्वतंत्र बजट भी हमने बनाया है और पूरे देश भर में ये अभियान जो है ये लॉन्च हुआ है। सर, आपके मंत्रालय में दिव्यांगों की देखभाल की भी जिम्मेदारी है। दिव्यांगों के लिए जिस तरह से संसद में 4% का कानून आया, क्या आपको लगता है कि कानून के बाद, इस कानून के बनने के बाद दिव्यांगों की स्थिति और सुधरी है? हाँ, मुझे लगता है कि एकदम सुधरी ऐसा नहीं है, लेकिन हमारे सरकार ने, मोदी सरकार ने मतलब 3% पहले रिजर्वेशन था नौकरियों में, उसको 4% किया है। शिक्षा में 5% किया है और दिव्यांगजनों की संख्या 2011 की जनगणना के मुताबिक 2,67,515 है। तो अभी 2021 में जब जनगणना होगी तो शायद और भी बहुत बड़े आंकड़े उसमें बढ़ेंगे। तो दिव्यांगजनों के लिए हम पेंशन देते हैं, दिव्यांगजनों के लिए एक आर्थिक विकास महामंडल है उनके लिए दिव्यांगजनों का, और उनको मतलब ज़्यादा से ज़्यादा किस तरह मदद करते हैं। जिस तरह हमने हमारे मंत्रालय ने मतलब पूरे 6 साल में
कम से कम मतलब 13, 14, 15 लाख के ऊपर लोगों को हमने कान की मशीन है, आर्टिफिशियल पैर है, हाथ है, कंप्यूटर है, मोबाइल है, स्टिक है, तो इसी तरह का जो साहित्य है, तो ये पूरा साहिब अपना ब्लाइंड लिपि है, ब्लाइंड के लिए मोबाइल है, ब्लाइंड लिपि का सामान है, तो इसी तरह कम से कम 700-800 करोड़ से भी ज़्यादा पैसा हमने इसमें खर्च किया है और दिव्यांग जनों को ज़्यादा से ज़्यादा मदद करने की हमारी भावना है। भारत की 135 करोड़ आबादी और सीमित संसाधनों के बीच आजकल पूरे देश में एक बहस चल रही है आदर्श जनसंख्या नीति का। सर, आप इसको किस तरह से देखते हैं और क्या देश में आदर्श जनसंख्या नीति लागू होनी चाहिए? जब 15 अगस्त को जब पहली बार नरेंद्र मोदी जी दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद लाल किले से भाषण दिया था, तब उन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल की भूमिका रखी थी और ये पॉपुलेशन कंट्रोल किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। उनकी फैमिली को अच्छा बनाने के लिए, उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा खाना पीना मिले, कपड़ा लत्ता मिले। अगर 5-5, 6-6, 7-7, 8-8 बच्चे अगर होते हैं तो उनको संभालना बहुत बड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि पॉपुलेशन कंट्रोल होना चाहिए। मेरा एक ही बच्चा है, तो इसलिए मैं 1 फैमिली 1 चाइल्ड, ये मेरी भूमिका थी और मेरा एक ही बच्चा है। तो इसलिए मुझे लगता है कि कुछ लोगों ने अभी 2 बच्चे भी होना चाहिए, क्योंकि कोई किसी का एक्सीडेंट होता है और कुछ होता है तो माँ बाप को संभालने के लिए भी कोई ना कोई होना चाहिए। तो इसीलिए मुझे लगता है कि इसमें कंपल्सन ना भी सही, लेकिन कुछ लोगों ने एक ही बच्चा पैदा करना चाहिए ताकि अपने देश की आबादी कम हो जाएगी और देश खुशहाली से आगे जाएगा, कोई भूखा नहीं रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। सर, संसद के पिछले सत्र में कई महत्वपूर्ण बिल पारित किए गए, जिसमें 3 तलाक, 35A, धारा 370 जैसे कई महत्वपूर्ण बिल थे। आप पिछले सत्र को किस तरह से देखते हैं और इन बिलों की उपयुक्तता पर आपका क्या कहना है? हाँ, तो मतलब जो हमारा पहला सत्र जब हमारी सरकार आने के बाद हुआ, तब जो सरकार ने सोचा था कि जम्मू कश्मीर में बहुत सारे लोग शहीद हुए, कम से कम 40,000, चाहे उसमें आतंकवादी हो, पुलिस हो, आर्मी वाले हो, BSF वाले हो, ना आम आदमी हो, नागरिक हो, तो 40-45 हज़ार लोगों की हत्या हुई। तो हमारी सरकार चाहती थी कि भाई वहाँ जो 370 आर्टिकल है उससे मतलब हम वहाँ तिरंगा झंडा नहीं लहरा सकते हैं, वहाँ कोई आदमी ज़मीन खरीद नहीं सकता है, वहाँ कोई आदमी अपना फैक्ट्री नहीं डाल सकता है, तो इसी तरह के बंधन थे। तो अभी 370 कलम हटने के बाद अभी स्लोली साइलेंटली वहाँ मतलब वहाँ जम्मू कश्मीर में अच्छी प्रगति हो सकती है। और ये भी निर्णय हुआ, 3 तलाक का निर्णय भी हुआ। बहुत सालों से मुस्लिम महिलाओं पर अन्याय हो रहा था, 3 बार तलाक 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 बोलने से उनको तलाक दिया जाता था, महिलाओं पर बहुत बड़ा अन्याय होता था। नरेंद्र मोदी सरकार ने आते ही हमारे अमित शाह ने 370 कलम को हटाया, वहाँ तिरंगा झंडा लहराया और 3 तलाक का बिल भी पास किया। मतलब इसी तरह के बहुत सारे जो निर्णय हैं, ये बहुत सारे निर्णय नई सरकार आने के बाद हुए हैं। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने के बाद आतंकवाद के कई मामले घाटी से लगातार कम हो रहे हैं और मेरे पास गृह मंत्रालय की एक रिपोर्ट है जिसके मुताबिक मैं आपको बताना चाहूँगा कि लगभग 36% से ज़्यादा मामलों में कमी आई है। इसी तरह जब से 3 तलाक कानून पारित हुआ है, मुस्लिम महिलाओं में तलाक की जो प्रवृत्ति थी, जो मुस्लिम लोगों में तलाक की प्रवृत्ति थी, उसमें भी काफ़ी कमी आई है। इस ओवरऑल अगर स्ट्रक्चर की बात करूं तो कैसे आप देखते हैं सरकार के बढ़ते कदम को, आप किस तरह से देखते हैं? मतलब अमरिंदर जी, मतलब ये बात सही है कि सरकार ने जो निर्णय लिए, कांग्रेस पार्टी प्रचार कर रही थी भाई बीजेपी मुस्लिम विरोधी है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी बहुत बड़े होशियार आदमी हैं, कब क्या करना चाहिए, कब किसको न्याय देना चाहिए, ये उसके पास पूरा लोका जोका होता है। और उन्होंने मतलब 3 तलाक को हटाकर तमाम मुस्लिम महिलाओं का मन जीत लिया, दिल जीत लिया। तो मतलब वो भी हुआ। बाद में मतलब जो 370 कलम हटाने के बाद जो आपने रिपोर्ट में दी है कि पहले बहुत सारे अटैक होते रहते थे, आतंकवादियों को बहुत बड़ा मौका मिलता था, लेकिन अभी 370 हटने के बाद 1 साल में मुझे लगता है कि बहुत सारा कंट्रोल आतंकवाद हो चुका है। थोड़ी आज भी घटना घटती है, पाकिस्तान बार बार छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि एक बार पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए। मुझे तो लगता है कि एक बार ऐसा होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर को मतलब अपने ताबे, पाक व्याप्त कश्मीर को अपने ताबे में लेना चाहिए और वक्त आ गया तो पाकिस्तान को भी ताबे में लेना चाहिए।
तो मतलब पाकिस्तान अभी हम तो छेड़छाड़ नहीं करते, हम किसी के विस्तारवाद का विचार हम नहीं करते, चाइना वाले हमारे एरिया में घुसते हैं, तो इसी तरह की स्थिति है। तो मुझे लगता है कि जो निर्णय हुए हैं और घाटी में, जम्मू कश्मीर के घाटी में पूरी शांति है, थोड़े थोड़े घटना घटती है, लेकिन बहुत सारा चेंज वहाँ हुआ है और अभी वहाँ के बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, तो आतंकवाद वहाँ का खत्म हो जाएगा। इसीलिए मैं सभी उद्योगपतियों का आह्वान करना चाहता हूँ कि आप जाइए, वहाँ जाइए, थोड़ा फ़ायदा या नुकसान का ज़्यादा विचार ना करते हुए, आप सोशल एंगल का विचार करते हुए सोशल एम्पावरमेंट के लिए आपने वहाँ जाना चाहिए। 1000, 2000, 5000, 7000 लोगों की फैक्ट्री लगानी चाहिए ताकि वहाँ के सभी नौजवानों को नौकरी मिले और फिर आतंकवादी एक्टिविटीज़ में जाने का उनको मौका ना मिले। आज उनको कोई नौकरी नहीं है, कोई ज़्यादा इनकम नहीं है, पूरा पहाड़ी एरिया है और खाना कैसा है, क्या करना है, ये बहुत बड़ी समस्या है। इसलिए मुझे लगता है कि ये मतलब वहाँ जो वहाँ उद्योग धंधे मतलब चालू होना चाहिए और बड़े उद्योगपतियों को, मध्यम उद्योगपतियों को, छोटे उद्योगपतियों को मैं आह्वान करना चाहता हूँ कि आप जाइए, वहाँ देश को मजबूत करने के लिए जम्मू कश्मीर को मजबूत करो और वहाँ अपने उद्योग शुरू करो। सर, जिस तरह से मोदी सरकार का दूसरा कार्यकाल का पहला साल कई उपलब्धियों भरा रहा, लेकिन इसके बीच में कई चुनौतियां भी आई। सबसे बड़ी एक चुनौती आई कोरोना महामारी की, जो वर्ल्ड वाइड चुनौती थी, लेकिन इस सरकार ने फोकस होकर उस पर काम किया और लगभग कोरोना का एक लंबा समय बीत रहा है और कोरोना के वैक्सीन के इंतजार के साथ साथ हम कोरोना से फाइट कर रहे हैं। इस पूरे मतलब जो समय है और कालखंड था, इसको आप कैसे देखते हैं? हाँ, ये जो हमारे लिए कालखंड बहुत ही बुरा रहा। ज़िंदगी में पहली बार घर में बैठने का हमें मतलब मौका मिला, मौका नहीं लेकिन मजबूरी थी। और कोरोना को हटाने के लिए, कोरोना अपने तक ना पहुँचे इसीलिए मतलब हम लोग हमारे घर में रहे। नरेंद्र मोदी जी ने लॉकडाउन 22 मार्च को उन्होंने मतलब जनता कर्फ्यू लागू किया, पूरे देश भर के लोगों ने उसका स्वागत किया। बाद में 23 तारीख को हमारा अधिवेशन था, मैं भी इधर आया था, मैं 22 तारीख को मैं मुंबई में था। तो उसके बाद मैं जब इधर 23 को आया तो कोरोना बढ़ता रहा, इसलिए नरेंद्र मोदी जी ने लोकसभा राज्यसभा की सैनिटाइज की और 24 तारीख को मतलब 24 मार्च को उन्होंने शाम को, रात को मतलब लॉकडाउन 24 मार्च से लेकर 14 अप्रैल तक उन्होंने अनाउंस किया था। लेकिन अभी संख्या बढ़ती गई, फिर लॉकडाउन बढ़ाना पड़ा और लॉकडाउन बढ़ाना पड़ा और लॉकडाउन बढ़ाना पड़ा। तो मतलब ये स्थिति बहुत बड़ी गंभीर थी, लेकिन उसके बावजूद भी नरेंद्र मोदी जी ने शुरू में 1,70,000 करोड़ रुपया गरीब मजदूरों के लिए अनाउंस किए और 5 किलो चावल एक आदमी को। तो अगर 5-6 आदमी अपने घर में तो 25-30 किलो मतलब चावल मिलता था। तो बाद में मतलब उन्होंने ये किया कि 5 किलो गेहूँ या 5 किलो चावल। तो अगर आपके घर में 7 लोग हैं तो फिर आप 20 किलो चावल लीजिए या 20 किलो गेहूँ लीजिए, 15 किलो चावल लीजिए। तो इसी तरह बहुत सारी मदद की है। और बाद में 20 लाख करोड़ का जो पैकेज है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, कुटीर उद्योग है, मिडल उद्योग है, तो ऐसे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मदद करने के लिए, किसानों को मदद करने के लिए, किसानों के लिए नया पैकेज अभी 1 लाख करोड़ का नरेंद्र मोदी ने अनाउंस कर दिया है। और पहला तो 20 लाख करोड़ का उद्योगपतियों के लिए, वो मजदूरों के लिए उन्होंने अनाउंस कर दिया था। तो इसी तरह मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी के इस कोरोना के 5 महीने के कार्यकाल में मतलब नरेंद्र मोदी जी ने बहुत काम किया है, बहुत बार लोगों को आह्वान किया है और ज़्यादा से ज़्यादा जो दवा के लिए हर राज्य के लिए मदद भी पहुंचाई है। तो बहुत सारा काम ये लॉकडाउन के कार्यकाल में हुआ है, लेकिन संख्या बढ़ती जा रही है, उसको रोकने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। और उसके लिए दवा जो है, अभी रशिया में दवा पैदा हुई है, बनाई है, तो पुतिन जी के माध्यम से अगर वो दवा अपने देश में आती है तो मुझे लगता है कि कोरोना यहाँ से चला जाएगा। और मैंने कोरोना गो का नारा मैंने दिया था, मैंने 20। तो मैं यही सवाल करने वाला था, इसके पीछे के क्या स्टोरी थी और किस तरह से आपने वो मुंबई में उसको आह्वान करते हुए वो नारा दिया था? हाँ, तो मतलब मैंने मतलब गेटवे ऑफ इंडिया जहाँ है वहाँ सामने ही ताजमहल होटल है, तो वहाँ मतलब हमारे चाइना के एम्बेसडर मुंबई में रहते हैं, मुंबई में उनका ऑफिस है, तो उनको साथ में लेकर मैंने कैंडल मार्च निकाला था। और फिर जाते जाते मैं घोषणा दे रहा था, गो कोरोना, गो कोरोना, कोरोना गो, कोरोना गो।
तो ये नारा बाद में पूरे दुनिया भर में मतलब फेमस हो गया, इंडिया में फेमस हो गया और हर आदमी गो कोरोना बोलने लगा। तो अभी मेरा नारा है कि मेरा तो पहला नारा था गो कोरोना गो कोरोना कोरोना गो कोरोना गो, लेकिन अभी मेरा नारा है कि नो कोरोना कोरोना नो कोरोना नो। तो कोरोना नहीं होना चाहिए या यहाँ नहीं रहना चाहिए, इसके लिए हमारी कोशिश जारी होनी चाहिए। गो कोरोना गो के बाद नो कोरोना नो, और इसके बीच में इस कोरोना कालखंड में आप लगातार जनता से संवाद कर रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं। इन 5 महीनों में भी जितना मैंने आपको जाना, मैंने आपके बारे में पढ़ा या सुना, आप जनता से मिलते रहे, किस तरह से आपने इसको मैनेज किया? हाँ, तो मतलब अभी जब मैं मुंबई में अभी मैं 3-4 बार दिल्ली आया, पहले 2 महीने तो फ्लाइट भी नहीं था, तो मैं जो यहाँ से मैं 24 तारीख को आ गया मुंबई, और उसके बाद मतलब पूरा 2 महीना फ्लाइट नहीं था, ट्रेन नहीं थी, खाली बाद में हमारी प्रवासी ट्रेन चालू थी। तो जब फ्लाइट चालू हुआ तब मैं 3-4 बार इधर आया था। लेकिन यहाँ भी जब मैं आता हूँ तो यहाँ कम से कम मुझे 200, 300, 400 लोग रोज़ मिलते हैं, और उनको कैसा पता चलता है मुझे मालूम नहीं कि मैं इधर आया हूँ। और मैं जब मुंबई रहता हूँ तो मुझे उधर भी 300-400 लोग सुबह से लेकर रात को 11-12 बजे तक मैं उनको मिलता हूँ, और उनके छोटे छोटे काम होते हैं, फ़ोन करो, क्योंकि अभी थोड़ा लॉकडाउन थोड़ा सा रिलैक्स है, तो अभी थोड़ा लोगों को आने जाने का इतना तकलीफ नहीं है, तो इसलिए लोग बड़ी संख्या में आते हैं। उनके लिए मैं फ़ोन करता हूँ, पत्र वहाँ देता हूँ, मेरा टाइपिस्ट उधर आता है, इधर भी लोग आते हैं और छोटे छोटे काम होते हैं। तो इसी तरह अभी, लेकिन मेरे जीवन में इसी तरह घर में 24-24 घंटा रहने का पहली बार मुझे अनुभव आया। तो ठीक बात है, ये अपना ज़िंदगी बचाने के लिए हमें ये करने की आवश्यकता थी। सर, प्रधानमंत्री जी ने देश से आह्वान किया है स्वावलंबन के लिए, उनका आह्वान है आत्मनिर्भर भारत के लिए, उन्होंने आह्वान किया है वोकल फॉर लोकल के लिए। तो क्या आपको लगता है कि वर्तमान समय स्वदेशी अपनाने के लिए बिल्कुल सही समय है? 15 अगस्त को भी उन्होंने आत्मनिर्भर की घोषणा की है, लेकिन उसके पहले जब मतलब कोरोना शुरू हुआ था, तब अपने देश को अपने पैर पर खड़ा रहने के लिए उन्होंने आत्मनिर्भर भारत की घोषणा की थी। जब चाइना ने अपने ऊपर विश्वासघात करते हुए जब अटैक किया था, हमारे 20 नौजवानों को शहीद किया था, उनकी हत्या की थी, तो उसके बाद फिर हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये भूमिका तय की कि भी चाइना से कोई भी माल हम नहीं मंगाएंगे, चाइना से नहीं तो दूसरे देशों से भी ज़्यादा माल नहीं मंगाएंगे, हम पूरा प्रोडक्ट इधर करेंगे। और आत्मनिर्भर भारत की घोषणा उन्होंने की है, स्वदेशी की घोषणा उन्होंने की है। जिस तरह अंग्रेज़ों के टाइम पर महात्मा गांधी जी ने ये स्वदेशी का नारा दिया था, और लोग अंग्रेज़ों के खिलाफ इतने थे कि अभी भी मतलब हमें प्लानिंग से आगे बढ़ना है, और सरकार पूरी मदद उद्योगपतियों को करने के लिए तैयार है, बैंकों से लोन उनको मंजूर करने के लिए तैयार है। और अगर उद्योग नहीं रहेंगे तो रोज़गार नहीं रहेगा, रोज़गार नहीं रहेगा तो बेरोज़गारी बढ़ेगी, बेरोज़गारी बढ़ेगी तो क्राइम बढ़ेगा, क्राइम बढ़ेगा तो अपने देश का, फैमिली का नुकसान होगा। इसीलिए मुझे लगता है कि जो आत्मनिर्भर भारत की जो घोषणा की है, तो भारत में पूरा उद्योग यहाँ से शुरू करने की आवश्यकता है, और यहाँ के उद्योगपतियों ने ध्यान में रखकर जो चाइना में प्रोडक्ट होता था वो पूरा प्रोडक्ट इधर शुरू करना चाहिए। और मुझे लगता है कि अमेरिका ने भी जो अलीबाबा जो एक बड़ी कंपनी थी चाइना की, तो उस कंपनी के ऊपर बैन लगाया है। उसी तरह रूस है, बाकी के देश भी है, जापान है, कई देश ऐसे है कि वो देश अपने भारत के साथ है, और चाइना का हमको बिल्कुल डर नहीं है। तो इसीलिए मतलब आत्मनिर्भर भारत को हमें आगे बढ़ाना है। संसद में कई बार तनाव की स्थिति हो जाती है, लेकिन अगर रामदास आठवले साहब खुद संसद में मौजूद हैं तो जो उनके वक्तव्य होते हैं या जो सदन में वो बोलते हैं तो उसमें बहुत सारी कविताओं का पुट होता है, इससे संसद का माहौल बहुत खुशनुमा हो जाता है। सर, इसके पीछे आखिर क्या प्रेरणा है आपकी? मुझे लगता है मैं बैठे बैठे मतलब मैं लिखता हूँ और लोगों को अच्छा लगता है। अभी किसको बुरा लगता होगा, लेकिन मुझे जो फ़ोन आते हैं मेरा भाषण सुनने के बाद, उसमें हज़ारों लोगों के फ़ोन आते हैं और आपका भाषण बहुत अच्छा था, आपकी कविता बहुत अच्छी थी। वो कविता मैं 2 मिनट में मैं ऐसे बैठे बैठे मैं लिख कर मैं वहाँ मतलब मैं मेरे भाषण में आती है। तो मतलब जिस तरह आपने बताया कि जब आपने बोला कि पार्लियामेंट में जब होता है तनाव, पार्लियामेंट में जब होता है तनाव, तब मैं नरेंद्र मोदी जी को बोलता हूँ मुझे मंत्री बनाओ। मतलब उन्होंने तो मंत्री बनाया है, लेकिन
हाँ, तो मुझे आदत है अभी, किसको अच्छा लगे ना लगे, मैं अपना काम करता हूँ। मैं किसी पर टिक्का टिप्पणी ऐसी नहीं करता हूँ सीरियस। राहुल गांधी जी पर मैं बहुत स्लो अटैक करता हूँ, लेकिन राहुल गांधी जी नरेंद्र मोदी पर बहुत हार्ड अटैक करते हैं। तो हार्ड अटैक करने से कांग्रेस का फायदा नहीं है, या राहुल गांधी की लीडरशिप को कोई फायदा नहीं है। अभी आपने बात की राहुल गांधी की, एक अहम सवाल सर मेरा, क्या आपको लगता है कि विपक्ष अभी भी पूरी तरह से मजबूत नहीं है? मैं राहुल गांधी को वहाँ देख रहा हूँ, अपोजिशन के बाग पर देख रहा हूँ, अपोजिशन के लाइन में देख रहा हूँ, लेकिन मैं मतलब अपोजिशन लीडर बनने की ताकत भी कांग्रेस की नहीं है, तो अपोजिशन लीडर भी नहीं बन सकते हैं। तो राहुल गांधी जी जो उन्होंने सरकार का सहयोग करना चाहिए, रोज उल्टी सीधी बात करना ठीक नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में सुब्रमण्यम स्वामी के बाद आपने सीबीआई जांच की मांग की थी। क्या आपको लगता है कि महाराष्ट्र सरकार इस मामले के तथ्यों को छुपा रही है? हाँ, सुशांत सिंह राजपूत जो हमारे मुंबई के और पूरे देश के बहुत बड़े बेहतरीन एक्टर थे, वो रहने वाले पटना के, बिहार के थे, लेकिन उन्होंने कई फिल्मों में काम किया था और उनका भविष्य बहुत बड़ा था। लेकिन अभी 13 जून को मतलब उनकी आत्महत्या हुई, हत्या हुई, इसकी पूरी इंक्वायरी करने की जिम्मेदारी मुंबई पुलिस पर थी। मुंबई पुलिस पर हमारा पूरा विश्वास है। मुंबई पुलिस बहुत बड़ी एक्टिव होती है। जब एकाधा किसी का भी मर्डर किधर ही होता है तो 24 घंटे में आरोपी को पकड़ते हैं और कौन से कारण से मर्डर हुआ था ये मतलब लोगों के सामने रखते हैं। लेकिन सुशांत के केस में अभी तक मतलब एफआईआर दाखिल नहीं हुआ है, तो इसीलिए मैंने मांग किया था कि हमारा मुंबई पुलिस पर अविश्वास का विषय तो नहीं है, पर मुंबई पुलिस अभी 2 महीना और अभी 4 दिन हो रहे हैं, तो अभी तक एफआईआर दाखिल नहीं कर रहे हैं। लेकिन बिहार सरकार की सिफारिश के बाद जब मैंने मांग की, सुब्रमण्यम स्वामी ने मांग की और बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस जी ने मांग की, तब बिहार सरकार की सिफारिश पर भारत सरकार ने सीबीआई की इंक्वायरी अनाउंस की और वहाँ ऑफिसर का गए और उन्होंने मतलब एक दिन में 6 लोगों पर एफआईआर दाखिल किया था। तो इसी तरह मुझे लगता है कि मुंबई पुलिस अगर जल्दी काम करती थी तो सीबीआई की इंक्वायरी की आवश्यकता नहीं थी। और मैं आखिर में इतना ही बताना चाहता हूँ कि मुझे जहाँ बोलने की मिलती है मुबाह, मुझे बार बार जहाँ बोलने की मिलती है मुबाह, उस हाउस का नाम है लोकसभा। तो इस लोकसभा टीवी जो आपकी है, आप बहुत ही अच्छी तरह एंकर है, आप बहुत अच्छे रिपोर्टर भी है और लोकसभा टीवी पूरे देश भर में लोग सुनते हैं, देखते हैं, मैं भी देखता हूँ। तो आपको मैं हार्दिक बधाई देता हूँ, लोकसभा टीवी को हार्दिक बधाई देता हूँ। और मैं करता हूँ अपने देश के दुश्मनों का सामना, मैं करता हूँ अपने देश के दुश्मनों का सामना, मतलब मैं करता हूँ चाइना और पाकिस्तान का सामना, मैं करता हूँ चाइना और पाकिस्तान का सामना और मैं देता हूँ लोकसभा टीवी को मेरे तरफ से हार्दिक शुभकामना। नमस्ते, जय भीम, जय भारत। सर बहुत बहुत आभार और धन्यवाद आपका। तो संवाद की इस कड़ी में बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे। हमारे साथ मौजूद थे मोदी सरकार में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास आठवले जी। रामदास आठवले जी ने न सिर्फ हमारे साथ चर्चा के दौरान अपने सामाजिक जीवन बल्कि राजनीतिक जीवन के साथ साथ अपने मंत्रालय के कई अहम मसलों पर हमसे खुलकर बात की। उन्होंने हमें बताया कि किस तरह से मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत की क्या परिकल्पना है और इस आत्मनिर्भर भारत का क्या इम्पैक्ट होने वाला है। अपने मंत्रालय की खूबियों को बताते हुए उन्होंने बताया कि दिव्यांगजनों के लिए मंत्रालय क्या कर रहा है और किस तरह की आगामी योजना है। तो आज के इस खास कार्यक्रम में इतना ही। अगली बार किसी और खास मेहमान के साथ आपके बीच में होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।